Hey everyone, a very happy morning to all of you. CBIC ने 12 सितंबर 2025 को एक सर्कुलर इशू किया है। नंबर है जिसका 251/08/2025 GST। इस सर्कुलर के माध्यम से उन्होंने क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की है ऑन द इशू ऑफ GST ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट सेल डिस्काउंट्स। ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है वो डीलर को सेल होने के बाद जो डिस्काउंट देते हैं, इन सब सिनेरियोज क्या GST एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, इसके बारे में उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया है। तो ये जो भी पोस्ट सेल डिस्काउंट होता है ये कैसे होता है? आपने सेल कर दिया, आप उसके बाद डिस्काउंट दे रहे हो, तो ये आप कैसे करोगे? तो नेचुरली इसको करने के लिए आपको एक क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा एंड दैट इज नोन एज फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट। तो जैसा आपको पता होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रेडिट नोट्स। एक होता है GST क्रेडिट नोट एंड द अदर वन इज फाइनेंशियल और कॉमर्शियल क्रेडिट नोट। इनमें डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है यूट्यूब के ऊपर। अगर आपने नहीं देखी है तो आपके लिए मैं ये लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। उसको आप जरूर देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये जो सर्कुलर है, तो ये जो सर्कुलर का बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों इशू किया गया था? बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन आ रहे थे इंडस्ट्री से, ट्रेड से सरकार के पास में, जहाँ पे वो क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे कि जो भी सेकेंडरी या पोस्ट सेल डिस्काउंट होता है GST के अंदर, उस पे GST की एप्लीकेबिलिटी कैसे रहेगी। वो ऐसा इसलिए मांग रहे थे कि देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द कंट्री। डिफरेंट फील्ड फॉर्मेशन जो है इंडिया में, वो अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करके यूज कर रहे थे लॉ को, और कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। ना तो यूनिफॉर्मिटी थी और ना एक प्रॉपर सिस्टम था, क्लैरिटी भी नहीं थी। तो अभी जो 56th मीटिंग हुई थी GST काउंसिल की 3 सितंबर को, वहां पे इस पॉइंट को डिस्कस किया गया और उसके बाद ये जो सर्कुलर है ये लेकर सरकार आई है। तो इस सर्कुलर में बेसिकली 3 इश्यूज जो है वो डिस्कस किए गए हैं। पहला इशू ये है कि वेदर द फुल ITC इज अवेलेबल टू द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई व्हेन द रेसिपिएंट मेक्स डिस्काउंटेड पेमेंट्स टू द सप्लायर ऑफ गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल कॉमर्शियल क्रेडिट नोट्स इशूड बाय द सेड सप्लायर। मतलब कि जो सप्लायर है उन्होंने एक फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू किया है रेसिपिएंट को एज ए डिस्काउंट। तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन दिया सरकार ने। उन्होंने ये कहा है कि रेसिपिएंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स ITC। ऐसे केस में रेसिपिएंट जो है उनको ITC रिवर्स करने की जरूरत नहीं है जब वो डिस्काउंट अवेल करते हैं थ्रू फाइनेंशियल और कॉमर्शियल क्रेडिट नोट्स। व्हाई दिस हैपेंस, ऐसा क्यों? उसका कारण है सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 CGST एक्ट, जो कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ ITC चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हिच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इट हैज बीन क्लैरिफाइड बाय सर्कुलर नंबर 92 of 2019 GST dated 7th March 2019 that the supplier of goods can issue financial or commercial credit notes, and in such cases he will not be eligible to reduce his original tax liability, as a transaction is not allowed to be reduced on account of issuance of financial or commercial credit note. Accordingly, the tax charge from the recipient would not get reduced. So, इसका मतलब ये हुआ कि जो original transaction value थी that remains unchanged. Secondly, जो सप्लायर जो टैक्स लायबिलिटी थी वो कम नहीं होती है। एंड थर्ड, सिंस देयर इज नो रिडक्शन इन द ओरिजिनल सप्लाई वैल्यू, कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स लायबिलिटी आल्सो रिमेन्स इंटैक्ट। तो एक बार जब कमर्शियल या फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू हो गया तो ऐसे केस में जो सप्लायर है उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है उस अनइफेक्टेड रहती है, रिड्यूस नहीं होती है, और जो रेसिपिएंट है उनको भी ITC रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, जो कि जब ट्रांजेक्शन वैल्यू द ओरिजिनल ट्रांजेक्शन वैल्यू उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो ऐसे केसेस में जो ITC रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पे पोस्ट सेल डिस्काउंट्स एज कंसिडरेशन फॉर सप्लाई। इशू क्या है कि वेदर पोस्ट सेल डिस्काउंट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स और डीलर्स शुड बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन फॉर द डीलर्स सप्लाई टू एंड कस्टमर्स। इसका CBIC ने सर्कुलर दिया है, जो उन्होंने ये कहा है कि जो ट्रीटमेंट है ऐसे सिचुएशन का, ये डिपेंड करता है ऑन द रिलेशनशिप स्ट्रक्चर। जनरल रूल सेज नो GST इम्पैक्ट। सो जब मैन्युफैक्चरर एंड डीलर्स ऑपरेट करते हैं ऑन अ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, इन सच केसेस देयर विल नॉट बी एनी GST इम्पैक्ट। प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरर ने गुड्स सप्लाई कर दी डीलर को, एंड द मोमेंट द सप्लायर सप्लाइज गुड्स टू द डीलर एंड द डीलर रिसीव्स दैट, ओनरशिप ऑफ द गुड्स चेंजेस। अब सप्लायर ओनर नहीं रहता, बल्कि डीलर जो होता है वो ओनर हो जाता है उस गुड्स का, और सारी लायबिलिटी उसकी हो जाती है। तो ही ऑल्सो एक्ट एज ए प्रिंसिपल। तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। तो इसमें जो डिस्काउंट दिया जाता है ये दिया जाता है फॉर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड सेल्स प्रमोशन। तो ये जो डीलर डिस्काउंट दे रहे हैं वो एक इट इज फॉर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड सेल्स प्रमोशन, बट ही इज डूइंग इट एज ए प्रिंसिपल, नॉट एज एन एजेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरर। सो ये एक प्रकार के इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन हो जाते हैं जहाँ पे डीलर्स
ओन करते हैं गुड्स को। सो ये जो डिस्काउंट हो गए, ये इट मेरली रिड्यूसेस द सेल प्राइस एंड आर नॉट लिंक्ड टू एनी इंडिपेंडेंट सर्विस। इसलिए यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे हो रहा है और ये डीलर कर रहे हैं अपने सेल्स प्रमोशन के लिए। दूसरा सिचुएशन आता है जहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होगी, दैट इज द सिचुएशन वेयर एक प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होता है मैन्युफैक्चरर एंड और एंड कस्टमर के बीच में फॉर डिस्काउंटेड प्राइस। अगर मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है और उनका एंड कस्टमर, मान लीजिए कि ए इज द मैन्युफैक्चरर एंड सी इज एंड कंज्यूमर, एंड कस्टमर, तो ए और सी के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है कि आपको इस प्राइस पे हमें हमारा सामान मिलेगा। तो मैन्युफैक्चरर ने सामान दिया डीलर को और डीलर ने वो सामान दिया एंड कस्टमर को। सो अभी क्या है कि डीलर चूंकि रिड्यूस प्राइस पे एंड कस्टमर को सामान दे रहा है बिकॉज ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द एंड कस्टमर, तो यहाँ पे डीलर को नुकसान हो रहा है क्योंकि एग्रीमेंट तो था मैन्युफैक्चरर और एंड कस्टमर के बीच में। तो ये डीलर को नुकसान क्यों हो, तो डीलर को कॉम्पनसेट करने के लिए जो मैन्युफैक्चरर है ये क्रेडिट नोट इशू करते हैं डीलर के लिए टू फैसिलिटेट द एग्रीड डिस्काउंट टू एंड कस्टमर्स। तो इन दिस केस जो डिस्काउंट है इट बिकम्स पार्ट ऑफ द ओवरऑल कंसिडरेशन एट इट इज एन इंड्यूसमेंट फॉर सप्लाई। तो ये एक इंड्यूसमेंट होता है सप्लाई के लिए एंड हेंस इट बिकम्स अ कंसिडरेशन फॉर द इन द कंसिडरेशन फॉर सप्लाई इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो एक प्रकार का सप्लाई हो गया और एंड से यहाँ पे जो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी। तीसरा सिचुएशन है डिस्काउंट फॉर promotional activities. Whether post-sale discounts can be treated as consideration for promotional activities performed by the dealers. एक बार सेल हो गया उसके बाद जो डीलर्स हैं वो प्रमोशनल एक्टिविटीज अंडरटेक करते हैं ताकि उनके जो गुड्स हैं उनकी उनकी सेल बेटर हो। तो ऐसे केस में जो डिस्काउंट दिया जाता है आफ्टर दिस सेल, क्या उससे उसमें जीएसटी एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे वो जो ट्रीटमेंट है जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी की वो डिपेंड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज क्या है। अगर एक जनरल प्रमोशन एक्टिविटी है तो उसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगी, क्योंकि जब डीलर इंगेज करते हैं रूटीन प्रमोशन एक्टिविटीज में अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए, तो वो ऐसा खुद करते हैं ताकि उनका रेवेन्यू बढ़े, उनका सेल्स बढ़े और उनका रेवेन्यू बढ़े, और वो एक्ट करते हैं एज ए प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे, क्योंकि सामान उनका होता है, रिस्क उनका होता है। तो ये जो डिस्काउंट देते हैं वो इट इज नॉट लिंक टू एन इंडिपेंडेंट सर्विस रेंडर्ड टू द मैन्युफैक्चरर्स। इसमें मैन्युफैक्चरर का कुछ लेना देना नहीं है, उनको कुछ नफा फायदा नुकसान नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन दूसरे केस में अगर स्पेसिफिक कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस है तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी, जहां पे मतलब ये हुआ कि जब डीलर्स जो हैं वो कुछ स्पेसिफिक सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज को अंडरटेक करते हैं अंडर एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट विद द मैन्युफैक्चरर। जब उनके और मैन्युफैक्चरर के बीच में एक एग्रीमेंट होती है उसके हिसाब से वो सेल्स का प्रमोशन करते हैं, लाइक को ब्रांडिंग करते हैं, कस्टमाइजेशन करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, स्पेशल सेल्स ड्राइव करते हैं, एग्जीबिशंस करते हैं या कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज करते हैं। ऐसे केसेस में जो जीएसटी अप्लाई होगी, चूंकि एक एग्रीमेंट इज इन प्लेस, एक प्री डिफाइंड क्लियरली डिफाइंड एग्रीमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है डीलर के बीच में और मैन्युफैक्चरर के बीच में, इसीलिए ये जो जीएसटी यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। तो अभी जो हमने डिस्कस किया उसको समझने के लिए हम एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज आईटीसी ट्रीटमेंट। मान लीजिए डीलर है वो गुड्स परचेज करता है 1 लाख रुपए का, उस पर जीएसटी पे करता है 18,000 रुपया। सो मैन्युफैक्चरर जो है वो बाद में एक फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू करते हैं 10,000 रुपए के लिए टू द डीलर फॉर पोस्ट सेल डिस्काउंट। इस केस में क्या है कि जो डीलर है इट कैन रिटेन द फुल आईटीसी ऑफ 18,000 विदाउट एनी रिवर्सल, क्योंकि जो डिस्काउंट था इशूड बाय फाइनेंशियल क्रेडिट नोट और इसमें कोई जीएसटी लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो कम नहीं होता है। इसमें जो लॉस होता है वो दैट लॉस इज बोर्न बाय द मैन्युफैक्चरर। जो जीएसटी का लॉस होता है वो मैन्युफैक्चरर को बेयर करना पड़ता है। सेकंड थिंग इज रूटीन ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा हमारा एग्जांपल था, मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरर है वो डिक्लेयर करता है 5% पोस्ट सेल डिस्काउंट फॉर अचीविंग मंथली टारगेट्स। तो ये एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है और इसमें जीएसटी को अफेक्ट करने की कोई गुंजाइश नहीं है एंड इट इज नॉट पेमेंट फॉर एनी सर्विस, क्योंकि डीलर ने टारगेट पूरा किया था उसके लिए उसको 5% सेल डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो और ये किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के लिए नहीं था और ना ही पेमेंट फॉर एनी सर्विस था, तो यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। नंबर 3, सर्विस लिंक्ड डिस्काउंट। मैन्युफैक्चरर है वो एग्री करता है डीलर को कि मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा फॉर कंडक्टिंग ए स्पेसिफिक एडवर्टाइजिंग कैंपेन। दिस अमाउंट वुड अट्रैक्ट जीएसटी, क्योंकि यहाँ पे एक एग्रीमेंट और
बाद ये कंसिडरेशन है फॉर अ डिस्टिंक्ट सर्विस, तो यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी। लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या है इसके ऑन विच दिस पर्टिकुलर सर्कुलर एग्जिस्ट। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 से जीएसटी एक्ट जो प्रोवाइड करता है एंटाइटलमेंट टू आईटीसी फॉर रजिस्टर्ड पर्संस एंड सप्लाईज यूज्ड इन बिजनेस। दूसरा क्या है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 जो डिफाइन करता है कंसिडरेशन को, जहां पे मॉनेटरी वैल्यू और एनी एक्ट एज इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई, हमने ऊपर बात किया था इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। सो इस केस में 231 जो है बात करता है कंसिडरेशन की। तो इसका सर्कुलर का इम्पैक्ट क्या होगा? सो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो डीलर्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो अपना फुल आईटीसी को के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं इवन इफ द डिस्काउंटेड पेमेंट्स आर मेड वाया फाइनेंशियल क्रेडिट नोट्स। सेकंड है नो आईटीसी रिवर्सल रिक्वायर्ड अनलेस लिंक्ड विद फॉर्मल सर्विस एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट होती है फॉर्मली बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द डीलर, फिर जाके आप आईटीसी रिवर्सल करेंगे और फिर जाकर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होगी। मैन्युफैक्चरर के लिए क्या है? रूटीन कॉम्पिटिटिव डिस्काउंट रिमेन आउटसाइड जीएसटी एम्बिट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सर्कुलर। अगर आपको इसमें कुछ वैल्यू नजर आता है प्लीज इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सो, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस इन फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।